हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथ फाइंडर। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस तरह से जो डेवलप्ड नेशन है, स्पेशली इस केस में यूएसए जो है डेवलपिंग नेशन के ऊपर ये हमेशा एलिगेशन लगाते हैं कि आप जो है अपने प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा सब्सिडी देते हैं। और इस केस में हम देखेंगे कि किस तरह से यूएसए जो है इंडिया के ऊपर ये एलिगेशन लगा रहा है कि आपने अपने फार्मर्स को बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी हुई है और इसकी वजह से जो वीट एक्सपोर्ट है वहाँ पे यूएसए के जो किसान हैं उनको नुकसान हो रहा है। पूरे इशू को डिटेल में देखते हैं कि यहाँ पे क्या मतलब प्रोविजंस रहते हैं डब्ल्यूटीओ के और क्या वाकई में सच्चाई है, ये भी देखेंगे कि इंडिया इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशन वाकई में ज़्यादा सब्सिडी दे रहे हैं या फिर जो डेवलप्ड नेशन है। सो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 28 मेंबर्स ऑफ यूएस कांग्रेस उन्होंने ये लेटर लिखा है बाकायदा और कहा है कि इंडिया के ऊपर पहले भी ये कहा जाता रहा है कि आप अपना जो प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम है इसको रिफॉर्म कीजिए, लेकिन इंडिया ने इसको रिफॉर्म नहीं किया है और अभी भी अपनी जो सब्सिडी है फार्मर को जो सहायता दे रहे हैं ये फूड प्रोडक्शन के रिगार्डिंग वो अभी भी बरकरार रखी हुई है। और इस केस में इन्होंने वीट के ऊपर अपना जो है पूरा फोकस किया है कि गेहूं के ऊपर, गेहूं के एक्सपोर्ट पे जो सब्सिडी दी जा रही है ये डब्ल्यूटीओ के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट में है और इसलिए आपको डेफिनेटली इंडिया के अगेंस्ट में लिटिगेशन करना चाहिए, डब्ल्यूटीओ के अंदर उसको लेके जाना चाहिए, क्योंकि जो भी डब्ल्यूटीओ के रूल्स है इंडिया उसका वायलेशन कर रहा है। ये चीज़ अगर हम देखते हैं तो राइस और वीट दोनों के लिए ही लागू होती है जहाँ पे इंडिया का विरोध किया जा रहा है। अभी रिसेंटली हमने देखा था कि इंडिया के अगेंस्ट में जो केस फाइल हुआ था वो शुगर सब्सिडी को लेके भी था। तो इस पूरे इशू को डिटेल में देखते हैं और वाकई में सच्चाई क्या है, कौन ज़्यादा सब्सिडी दे रहा है, इसको भी देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भरद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ द सेशन विल ऑल्सो बी अवेलेबल हियर। इसके अलावा जो भी बच्चे घर बैठे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो प्री मेंस और ऑप्शनल की कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पे 63,000 की फीस के साथ कवर कर सकते हैं। यूज़ द कोड RB Light टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। देखिए कौन से डब्ल्यूटीओ रूल्स की बात हो रही है इसको थोड़ा जान लेते हैं। डब्ल्यूटीओ के अंदर कुछ मेजर एग्रीमेंट्स हैं। तो एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग जो एग्रीमेंट है ये है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। इसको 1995 के अंदर एग्जीक्यूट किया गया ताकि एग्रीकल्चर ट्रेड के अंदर जो भी बैरियर्स हैं उनको ख़त्म किया जा सके। ओके, अननेसेसरी अगर कोई टैक्स लगा रहा है ना, किसी दूसरे कंट्री से कोई प्रोडक्ट आ रहा है उसकी एंट्री को रोका जा रहा है या बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रहा है, तो उसके रिगार्डिंग एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर लाया गया ताकि जो ट्रेड के ऊपर बैरियर्स हैं इनको हटाया जा सके। इसके अंदर 3 तरह की सब्सिडी होती हैं। ग्रीन बॉक्स जो सब्सिडीज़ हैं इसके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब कोई भी यहाँ पे लिमिट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको ऐसा समझा जाता है कि ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं करता है। कौन कौन सी चीज़ें इसमें आएंगी? मान लीजिए गवर्नमेंट रिसर्च पे खर्चा कर रही है, फार्मर को कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करा रही है, उनकी ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग पे, ओके, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर रही है। तो इस तरह के जो भी खर्चे हो रहे हैं वो उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, ये सब ग्रीन बॉक्स के अंदर आते हैं। लेकिन काफ़ी सारी ऐसी सब्सिडीज़ हैं जो ऐसा माना जाता है कि ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर रही है ग्लोबल लेवल पे, इसलिए उनको एम्बर बॉक्स में रखा गया है। मतलब यहाँ पे आपने क्या कर दिया, एक लिमिट प्लेस कर दिया, इस लिमिट से ज़्यादा आप ये सब्सिडी नहीं दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आएंगी आपकी फर्टिलाइज़र पे, ओके, सीड पे, इरिगेशन पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, इन सब पे जो भी आप सब्सिडी दे रहे हो। अब इंडिया के अंदर ये जो सब्सिडीज़ हैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, एक क्रिटिकल सपोर्ट है, क्योंकि इंडिया में जो फार्मर्स हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है 85% जो फार्मर्स हैं वो स्मॉल मार्जिनल कैटेगरी में हैं। मतलब अगर गवर्नमेंट उनको ये इनपुट रिलेटेड सब्सिडीज़ नहीं देती है तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा प्रोडक्शन को कैरी ऑन करना और उनकी जो आजीविका है उस पर संकट हो जाएगा और एक बहुत बड़ा क्राइसिस डेवलप हो सकता है। क्योंकि इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, आज भी आप देखेंगे लगभग 42 से 45% के ब्रैकेट में इतने सारे लोग एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर पे डिपेंडेंट हैं अपनी आजीविका के लिए। इसलिए ये सपोर्ट बहुत क्रिटिकल माना जाता है। और इसके अलावा फूड सिक्योरिटी के इश्यूज़ भी हैं। इंडिया के अंदर गरीबी का स्तर अभी भी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से यहाँ पे ये सब्सिडीज़ दी जा रही हैं। लेकिन डब्ल्यूटीओ ने कहा कि हम एक लिमिट बना रहे हैं, जैसे डेवलपिंग जो नेशन है, इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशन है, वो 10% तक दे सकते हैं अपने टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का। जैसे मान लीजिए वीट है, वीट का प्रोडक्शन अगर आपका हो रहा है जैसे 100 kg है ना, या फिर उसकी जो प्रोडक्शन की वैल्यू है 100 रुपी है, तो आप उसका 10% तक दे सकते हो, मतलब 10 रुपये की सब्सिडी दे सकते हो। और डेवलप्ड नेशन के लिए 5% किया गया। क्लियर? तो ये जो इन्होंने लिमिट यहाँ पे फिक्स कर दी कि ओवरऑल आपके टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू का इतना % होगा। ठीक है। एक और सब्सिडी होती है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, जो सब्सिडी दे तो रहे हैं लेकिन वहाँ पे आप लिमिट कर देते हैं प्रोडक्शन का कि इतने प्रोडक्शन तक ही वो सब्सिडी रहेगी, तो इसको ट्रेड डिस्टॉर्टिंग नहीं माना जाता है, ये ब्लू बॉक्स के अंदर आ जाती है। अब इशू यहाँ पे ये है कि एक और एग्रीमेंट है जैसे सब्सिडीज़ एंड काउंटरवेलिंग मीजर्स। इसके अंदर जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, है ना, सब्सिडी के रिगार्डिंग,
तो उसको आपकी WTO की डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसीजर के अंदर लिया जा सकता है, या फिर अगर कंट्री अपने ही स्तर पे वहाँ पे कुछ एक्शन लेना चाहते हैं तो वो काउंटर वेलिंग मेजर्स ले सकते हैं। जैसे अगर उनको लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है कंट्री और उसकी वजह से वो जो उनके खुद के प्रोडक्ट्स हैं उनको डिसएडवांटेज हो रहा है, तो उस केस के अंदर क्या होता है कि वो कंट्री काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा देते हैं। जैसे इंडिया के अंदर मान लीजिए चाइना बहुत हैवी सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट भेज रहा है, मान लीजिए स्टील को बहुत ज़्यादा सब्सिडी देके भेजा जा रहा है, तो इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान होगा। ओके, एंटी कॉम्पिटिटिव वो रहेगा उनके लिए। तो इंडिया क्या करेगा, उसके ऊपर एक ड्यूटी लगा देगा काउंटर वेलिंग ड्यूटी के नाम से। ओके, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के साथ कि आपने इतनी ज़्यादा सब्सिडी दी है जो WTO के रूल के अगेंस्ट में है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने यहाँ पे कहा कि ये जो इंडिया की तरफ से ये जो सब्सिडी दी जा रही है, हैवी सब्सिडी स्पेशली वीट के रिगार्डिंग, उससे हर साल जो यूएसए में वीट फार्मर है उनको $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। ये एक टेक्सास यूनिवर्सिटी की स्टडी पे बेस्ड है। तो इस वजह से ये डिमांड कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा हमें नुकसान हो रहा है, तो इंडिया के द्वारा ये जो सब्सिडी का ट्रेंड है इसको रिवर्स कीजिए, और इसके लिए हमें ज़रूरी है कि डिस्प्यूट सेटलमेंट केस फाइल किया जाए WTO के अगेंस्ट में, इंडिया के अगेंस्ट में WTO में केस फाइल किया जाए, ताकि इंडिया जो अपना ये सब्सिडी दे रहा है, किसानों को सहायता दे रहा है, ओके, चाहे वो वीट है, राइस प्रोडक्शन है, वो बंद किया जा सके। पूरा यही इनका प्रयास है और उसको लेके ये काफ़ी खुश हैं। जैसे US वीट एसोसिएट्स हैं, ये काफ़ी खुश हैं कि आपने इस तरह से जो है हमारे कंसर्न को एक्नॉलेज किया है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ वीट ग्रोवर्स हैं, इन्होंने भी यही कहा है कि इंडिया जो है इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को फ्लाउंट कर रहा है, मतलब वो रूल्स को वायलेट कर रहा है, और इसलिए अपना जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे जो सब्सिडी दे रहा है ये कहीं ना कहीं ग्लोबल ट्रेड को, या जो भी वीट का ग्लोबल लेवल पे ट्रेड हो रहा है उसको डिस्टॉर्ट कर रही है, और ये सब्सिडी को कम करना चाहिए। बट यहाँ पे सच्चाई अगर हम देखते हैं क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास में OECD का ये डेटा है। ओके, OECD का ये डेटा है जो हमें ये बताता है कौन से कंट्री सबसे ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर को सब्सिडाइज करते हैं। अगर आप इंडिया को देखेंगे, इंडिया के अंदर 0.6% है। ओके, OECD का ये डेटा है, मतलब जो डेवलप्ड नेशन है, सो कॉल्ड यूरोपियन नेशंस एंड ऑल, उन्हीं की तरफ से ये डेटा दिया गया है। अगर आप इसको कंपैरिजन करते हैं यूरोपियन यूनियन या USA से, तो लगभग बराबर है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे सब्सिडी दे रहा है। और सबसे बड़ी यहाँ पे देखने वाली बात है कि किस तरह से हिपोक्रेसी यहाँ पे होती है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि जो डेवलप्ड नेशन है वो किस तरह से अपना सपोर्ट बरकरार रखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि USA, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, ये जो सब्सिडी दे रहे हैं कॉटन पे, वूल पे और टबैको पे, ये $160 बिलियन के लगभग है। जबकि इंडिया का जो अगर हम देखते हैं 2017-18 में इंडिया ने जो सब्सिडी प्रोवाइड की थी एग्रीकल्चर पे, वो लगभग $22 बिलियन के आसपास ही है। तो एक तरफ डेवलप्ड नेशन को जहाँ पे लग रहा है, जहाँ पे इनको फिट बैठ रहा है कि हाँ हमें सब्सिडी देनी चाहिए, हमारा एडवांटेज बरकरार रखने के लिए वहाँ पे सब्सिडी दे रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशन को ये कह रहे हैं कि नहीं, आप ये सब्सिडी बंद कीजिए। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि दिस इज़ नॉट अबाउट द एक्सपोर्ट ओनली, ये जो है बहुत सारे लोगों की, ओके, करोड़ों लोगों की लाइवलीहुड, आजीविका का भी सवाल है। इंडिया में फूड सिक्योरिटी का भी कंसर्न है। तो इंडिया ने इस मुद्दे को काफ़ी समय से उठाया है, और इंडिया यहाँ पे कह रहा है कि हम चाहते हैं कि सपोर्ट पर फार्मर जो है ये देखा जाए, रादर देन टोटल वैल्यू। जो हमने अभी देखा था ना 10% वाला जो रूल था, उसकी बजाय इंडिया कह रहा है कि पर फार्मर को आप कितना सपोर्ट दे रहे हो उस हिसाब से ये सब्सिडी के निगोशिएशन होने चाहिए। हम चाहते हैं इसके अंदर कुछ रिफॉर्म किया जाए। और यहाँ पे इंडिया के लिए एक और चीज़ फेवरेबल है कि इंडिया को अलाउ किया गया है एक्सपोर्ट पे जो सब्सिडीज़ हैं आप कुछ साल तक दे सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है इंडिया को अंडर द WTO रूल्स एज वेल। तो अभी इंडिया के लिए कोई ऐसा कंसर्न करने वाला इशू नहीं है। लेकिन ये जो दो तरह की जो बात की जा रही है डेवलप्ड नेशन के द्वारा, डेफिनेटली उसको ज़रूर हमें देखने की ज़रूरत है। रिसेंटली इंडिया का जो एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग, शुगर एक्सपोर्ट सब्सिडी के रिगार्डिंग इशू था, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, गुएतमाला के द्वारा WTO में लेके गया था। तो ये तो हमने सेपरेटली कवर कर लिया था। जहाँ तक इंडिया के एक्सपोर्ट्स की बात है, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, सबसे ज़्यादा हम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा हमारे राइस का एक्सपोर्ट हो रहा है, फॉलोड बाय द मरीन प्रोडक्ट एंड द स्पाइसेस। ओके, सीरियल्स जो हैं, अनाज जो है, उनका कंपैरेटिवली कम होता है, लेकिन राइस के अंदर इंडिया बहुत बड़ा एक मेजर एक्सपोर्टर है। ये कुछ देख सकते हो, टॉप 3, टॉप 5 प्रोडक्ट्स आप ध्यान रख सकते हो इंडिया के कौन से एग्रीकल्चर के अंदर रहते हैं, क्योंकि ये जनरली पूछा जा सकता है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। तो दिस इज़ ऑल। आपका इसके अंदर क्या ओपिनियन है? क्या डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं उनके कंसर्न बिल्कुल सही हैं, या वो अपने सहूलियत के हिसाब से जहाँ पे उनको एडवांटेज होता है वहीं पे कंसर्न करते हैं और ख़ुद सब्सिडी के एडवांटेज ले रहे हैं?
दिस इज़ ऑल। PDF ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल ऑन दिस टेलीग्राम। इसके अलावा आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन से जुड़ सकते हैं। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पे आप घर बैठे UPSC की पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये फीस स्ट्रक्चर है। यूज़ द कोड RBLive टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। सिमिलरली यू कैन गो फॉर आइकॉनिक। ये आइकॉनिक की फीस स्ट्रक्चर है और आइकॉनिक के कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे हैं। लोन फैसिलिटी लिंक इज़ देयर। केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हो तो ये केवल ऑप्शनल की फीस स्ट्रक्चर है। 2 फरवरी से नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं। 2022-23 वाले बच्चे इनमें एनरोल करके सिलेबस पूरा कर सकते हैं। इस संडे को आपका टेस्ट रहेगा, फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यू कैन यूज़ द अनलॉक कोड RBLive टू एनरोल इन दिस फ्री कोर्स। इसके अलावा मेगा टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑप्शनल के चैनल से आप बेनिफिट ले सकते हैं। दिस इज़ ऑल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट। हैव अ ग्रेट डे।